नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले पेश है आज का बुलेटिन। मेरठ के मवाना क्षेत्र में 19 मई को 15 लाख रुपए की लूट हुई थी। अब 4 महीने बाद जाकर इस लूट का खुलासा हुआ है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इस घटना के मास्टरमाइंड ने उधार चुकाने के लिए ये लूट की थी। लुटेरों के जूते और जीन्स से पूरी घटना का खुलासा हुआ। 4 महीने की लगातार इन्वेस्टिगेशन के बाद 19 मई को मवाना के पोड़ी हाईवे पर हुई 15 लाख की लूट का खुलासा कर दिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों विकास, अंकित और कोमल को गिरफ्तार किया है। वारदात के खुलासे के पीछे की कहानी न केवल दिलचस्प है बल्कि मेरठ सर्विलांस टीम की निगरानी का नतीजा भी है। दरअसल घटना के खुलासे में लुटेरों के जूतों और जीन्स से लीड मिलती चली गई, क्योंकि वारदात को अंजाम देने के बाद शर्ट तो बदल ली लेकिन जूते और जीन्स चेंज नहीं किए। इसी लीड को सर्विलांस टीम के VTS से ट्रेस किया जा रहा था और इसी आधार पर लुटेरों के फोटो जारी कर दिए गए। इसमें 4 महीने बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी। तीनों आरोपी मवाना क्षेत्र से पकड़े गए हैं। विकास लूट का शिकार हुए काव्या एंटरप्राइजेज में करीब 1 साल पहले नौकरी करता था और उसने उधार के 70,000 रुपये चुकाने के लिए लूट की योजना बनाई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद विकास ने उधार के पैसे चुकाए, जबकि 2 आरोपी अंकित और कोमल नेपाल घूमने चले गए। लूट के बाद जूतों से पहचान हुई कि ये कोई लड़के फ्रेंड करने का है। जब ये दिख गया कैमरे का कितना आप लोगों ने इसमें कैमरे का नेपाल के साथ ही वो हरिद्वार और मसूरी भी गए। इन तीनों का कोई पहले से आपराधिक इतिहास नहीं है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूट की रकम से खरीदी गई कार, 2 महंगे मोबाइल और तकरीबन 2.5 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नोएडा में किसान आंदोलन उग्र हो चुका है। आज किसान संगठनों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने प्राधिकरण के गेट को बंद करके कब्जा भी कर लिया। नोएडा में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा पहले से घोषित कार्यक्रम के तहत किसानों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान किसानों ने प्राधिकरण का गेट बंद कर दिया और वहां पर कब्जा भी कर लिया। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रवक्ता डॉक्टर रुपेश वर्मा ने बताया कि डेरा डालो घेरा डालो प्रोग्राम के तहत आज बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 10% प्लॉट का मुद्दा आंदोलन की पहचान है। 10% प्लॉट के मुद्दे पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। डेरा डालो घेरा डालो कार्यक्रम तहत आज प्राधिकरण के दोनों गेट पूरी तरह बंद कर दिए गए। किसानों के धरना प्रदर्शन के दौरान वहाँ कई थाने की पुलिस मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने आज गाजियाबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उनके निशाने पर पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी रही। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को भारतीय जनता पार्टी मार रही है और वो हमेशा किसान विरोधी रही है। सब्जबाग दिखाया जाता है कि तुमको 15-15 लाख रुपए देंगे, तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे, तुम्हारी फसलों का 1.5 लागत से ज़्यादा देंगे। तो किसान तो बहुत भूला भाला होता है। किसान ये समझ जाता है कि अभी तक जिनको दिया उन्होंने इतना काम नहीं किया, अब हो सकता है हमारा काम कर दे। 2014 से लगातार वो यही ख्वाब 2014 से नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ तब से यही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 5 सदस्यों वाली आश्वासन समिति आज गाजियाबाद पहुंची। समिति का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इस समिति के सभापति नरेश उत्तम कर रहे थे। समिति ने 13 बिंदुओं पर अधिकारियों से सवाल जवाब किए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 5 सदस्यीय आश्वासन समिति सभापति नरेश चंद्र उत्तम की अगुवाई में गाजियाबाद जिला मुख्यालय पहुंची। समिति के सदस्यों का स्वागत जिलाधिकारी RK सिंह ने किया। इसके बाद समिति ने 13 बिंदुओं पर विभागीय अधिकारियों से सवाल किए और उनके जवाब रिकॉर्ड किए। समिति सदस्यों ने मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विद्युत कर सामान्य दर से ले जाने, राज्य सड़क परिवहन निगम के तहत कार्यरत संविदा चालकों का विनियमित कराए जाने, प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से पूर्व नियुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृति महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों की GF की धनराशि के भुगतान,
भ्रष्टाचार के आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की रिपोर्ट, गांव में बस सुविधा उपलब्ध कराने, जिला कारागार में कैदियों को रखने की क्षमता, वर्तमान में कैदियों की संख्या, कोरोना वायरस से मृत्यु के उपरांत परिजनों को बीमा धनराशि देने के संबंध में कितनी ग्राम सभाएं व मजरे हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है, विद्युत विभाग में अधीक्षण, अधिशासी, सहायक अवर अभियंता के रिक्त पदों के बारे में, बागपत शामली से गाजियाबाद होते हुए उत्तराखंड को मिलाने वाले मार्ग के संबंध में, जिले में रिक्त HR ग्रुप शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को CPF योजना में शामिल करने आदि समेत 13 बिंदुओं पर रिपोर्ट ली। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद नगर निगम में आज संभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक ने खुद पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की। संभव में दर्जनों शिकायतें दर्ज की गईं, जिनके समाधान के निर्देश दिए गए हैं। गाजियाबाद नगर निगम में आज संभव दिवस का आयोजन हुआ। संभव दिवस में नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक खुद बैठे और उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और समझा। इस दौरान नगर निगम में अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव, चीफ इंजीनियर के चौधरी, उद्यान प्रभारी अनुज सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संजीव सिन्हा, हेल्थ अफसर मिथिलेश कुमार आदि मौजूद रहे। संभव दिवस सुबह 10 बजे शुरू हुआ था, जो दोपहर 2 बजे तक चला। इस दौरान दर्जनों शिकायतें दर्ज की गईं। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने सभी शिकायतों को खुद देखा और उनके समाधान के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। खोड़ा में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। विवाद का कारण पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। एक पक्ष ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो पूरी घटना इस प्रकार थी कि अफजल नामक एक व्यक्ति ने दिलावर मलिक नामक व्यक्ति को कुछ पैसे उधार दिए थे। उनके उधार के पैसे के लेन देन को लेकर आपस में कहासुनी हुई। उसमें दोनों तरफ से कुछ लोग जुड़ जाते हैं और इनकी आपस में मारपीट होती है। उसी में से एक पक्ष के लोगों ने वहाँ पे खड़ी एक स्कॉर्पियो पे, जो कि दिलावर के पक्ष की थी, उस पर भी पत्थर मारा, जिससे कि उसका शीशा टूट गया है। मौके से यहाँ पे खोड़ा पुलिस आती है और तत्काल अफजल को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमा लिख के आगे की कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से बुलाया है। ये सत्र 18 सितंबर को शुरू होगा और 22 तक चलेगा। इस दौरान सत्र का एजेंडा क्या होगा, इसको लेकर जानकारी सामने आ गई है। विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही सांसदों का नए संसद भवन में प्रवेश कराया जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन यानी कि 19 सितंबर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, जो नए संसद भवन में चलेगी। पहला दिन जो होगा वो संसद के पुराने भवन में होगा और जो समापन इसका होगा वो नए भवन में होगा। सूत्र ये बता रहे हैं कि संसद भवन के स्टाफ की पोशाक भी बदल दी गई है। संसद भवन के कर्मचारियों के लिए जो नई पोशाक डिजाइन की गई है, ये पोशाक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट ने डिजाइन की है। सचिवालय के कर्मचारियों का परिधान बंद गला सूट से बदलकर मैजेंटा या गहरे गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट कर दी जाएगी। उनके शर्ट पर गहरे गुलाबी रंग के कमल के फूल भी होंगे। वे खाकी रंग की पैंट पहनेंगे। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के मार्शल की ड्रेस भी इस विशेष सत्र में बदल दी जाएगी। बताया जा रहा है कि संसद के इस विशेष सत्र में दोनों सदनों के मार्शल मणिपुरी पगड़ी पहनेंगे। संसद भवन के सुरक्षा कर्मचारी अब तक सफारी सूट पहनते थे, अब ये कमांडोज की तरह कैमोफ्लेज ड्रेस में नजर आएंगे। हालांकि कांग्रेस ने संसद के कर्मचारियों की नई ड्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के चीफ व्हिप मणिकम टैगोर ने कहा है कि कमल का फूल ही क्यों, मोर या टाइगर क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा, ये भाजपा का चुनाव निशान नहीं है। टैगोर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी सवाल जवाब किए हैं। तो संसद के नए संसद भवन में जो कर्मचारियों की नई पोशाक है, उस पर भी विवाद खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक ली, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि धान खरीद नीति को मंजूरी दे दी गई है। आगरा में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सिविल इनक्लेव के विस्तार के लिए 92 एकड़ जमीन अर्जित करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के लिए 33 राजस्व गांवों में 35,000 एकड़ जमीन सरकार खरीदेगी। इसमें 8,000 एकड़ भूमि ग्राम समाज की है। धान खरीद 1 अक्टूबर से पहले वर्ष 31 जनवरी तक जारी रहेगी। सरकार ने 70 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है। घाटे में चल रहे पर्यटन विभाग के 5 राही पर्यटक आवास निजी क्षेत्र को PPP मॉडल पर संचालित करने के लिए दिए जाएंगे। इनमें गोकुल,
बिठूर, नरोरा, सहीसा और देवकली के राही पर्यटक आवास शामिल हैं। आगरा एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सिविल इंक्लेव के विस्तार के लिए 92 एकड़ जमीन अर्जित करने का निर्णय हुआ है। पुलिस बल के आरक्षी और मुख्य आरक्षी को मिलने वाली साइकिल भत्ते की राशि को 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का निर्णय हुआ है। संभल और औरैया में नई पुलिस लाइन के निर्माण का निर्णय हो गया है। शामली में पीएससी वाहिनी की स्थापना के लिए 58 एकड़ क्षेत्र में 378 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। उन्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही जो नगर निकाय जिनमें जनसंख्या 20,000 से 1 लाख तक की है उन्हें नए सिरे से विकसित करने की योजना भी बना दी गई है। 2026 तक ये सारा काम हो जाएगा। उसके बाद 100 अन्य नगर निकायों का चयन किया जाएगा। भारत में हुए G20 सम्मेलन में चीन ने हिस्सा नहीं लिया था। अब भारत ने चीन को झटका देते हुए उससे आयात होने वाली स्टील पर अगले 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क को जारी रखने का फैसला किया है। सरकारी अधिसूचना जारी कर दी गई है। भारत सरकार ने इसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी है। भारत ने चीन से आयातित फ्लैट बेस स्टील व्हील पर प्रति टन $613 का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया है। स्टील व्हील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत ने 2018 में लगाया था। 5 साल बाद अब सरकार ने फैसला किया है कि ये जारी रहेगी। भारत सरकार चीन से स्टील आयात पर नज़र बनाए हुए है। इससे पहले भारत की स्टील इंडस्ट्री ने चीनी विक्रेताओं की तरफ से संभावित डंपिंग पर चिंता जताई थी, जिसके बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। भारत ने पिछले साल अप्रैल-जुलाई की अवधि में 20 लाख मीट्रिक टन स्टील का आयात किया था। ये 2020 के बाद से सबसे अधिक यानी कि 23% अधिक है। तो भारत का ये चीन पर एक बड़ा आघात हुआ है व्यापार की दृष्टि से। हम सभी जानते हैं कि भारत ने चंद्रयान 3 के बाद आदित्य L1 भी लॉन्च करके सूरज और चंद्रमा दोनों की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। अब भारत की मंशा समुद्र की गहराई नापने की है, समुद्र के अंदर छिपे हुए रहस्यों को जानने की है। भारत जल्द ही समुद्रयान मिशन का ट्रायल शुरू करने जा रहा है। इसका नाम मत्स्य 6000 है। इसका निर्माण 2 साल में किया जाएगा। अगले साल 2024 की शुरुआत में टेस्टिंग के लिए चेन्नई तट से इसे बंगाल की खाड़ी में छोड़ा जाएगा। ये समुद्र के में 6 किलोमीटर तक की गहराई तक जाएगा और चुनौतियों से भरे अपने सफ़र को पूरा करेगा। भारतीय वैज्ञानिकों को इसी साल जून में घटी टाइटैनिक दुर्घटना का भी ध्यान है। समुद्र में टाइटैनिक के मलबे तक पर्यटकों को ले जाने वाली इस सबमर्सिबल में धमाका हो गया था। उसे देखते हुए भारतीय वैज्ञानिक मत्स्य 6000 के डिजाइन को बार बार जांच रहे हैं। ये समुद्रयान समुद्र की गहराई को में जाएगा, वहाँ खोज करेगा। दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी से इंसानों को भेजना इस मिशन का लक्ष्य है। इस परियोजना की कीमत करीब 4100 करोड़ रुपए है। समुद्र की गहराई में गैस हाइड्रेट्स, पॉलीमेटेलिक, मैग्नीज, नाइड्यूल, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड, कोबाल्ट, क्वार्ट्ज जैसे संसाधनों की खोज के लिए ये अभियान शुरू किया जा रहा है। 152 साल पुराने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के बाद प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने बड़ी पीठ को मामला सौंपने का जो फैसला टालने की अपील केंद्र सरकार से आई थी उसको ठुकरा दिया है। राजद्रोह कानून की चुनौती देने वाली याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता 124 के तहत राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को कम से कम 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने इस आधार पर बड़ी पीठ को मामला सौंपने का फैसला लिया है। न्यायमूर्ति JB पैदारा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र भी इस पीठ में शामिल थे। पिछले साल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनते हुए IPC की धारा 124 को अंतरिम तौर पर निष्प्रभावी बना दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस कानून के तहत नए मुकदमे दर्ज न हो और जो मुकदमे पहले लंबित हैं उन पर अदालती कार्रवाई रोक दी जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून की समीक्षा करने की अनुमति दी। साथ ही कहा कि जब तक सरकार कानून की समीक्षा नहीं कर लेती तब तक ये अंतरिम व्यवस्था बनी रहेगी। अगली जो खबर है पोस्टमार्टम के लिए वो देहरादून से है। यहाँ एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपनी महिला मित्र की हत्या कर दी। हत्या की वजह ये थी कि उसकी पत्नी को उस पर शक था और वो अपनी पत्नी के सामने अपनी जान बचाना चाहता था। नाम रामेंदु उपाध्याय, वर्ष 2009 में सेना में भर्ती हुई। 2010 में डिपार्टमेंटल कमीशन के जरिए लेफ्टिनेंट बन गया। 1 साल की ट्रेनिंग IMML, फिर पोस्टिंग।
इस समय आर्म सप्लाई कोर में तैनात था। लेफ्टिनेंट बनने के बाद ही उसने शादी भी की थी। 2019 में उसकी पोस्टिंग सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में हो गई, जहां श्रेया नाम की लड़की से इसकी पहचान हुई। 7 साल पहले उसने पंडितवाड़ी में एक मकान बनवा लिया था। वो किसी भी पोस्टिंग पर कभी भी अपनी पत्नी को साथ लेकर नहीं गया। पत्नी हमेशा देहरादून में रही। लेकिन जब पोस्टिंग देहरादून हो गई तो उसको पत्नी के साथ रहना पड़ा। लेकिन यहाँ भी जब वो ड्यूटी पर जाता था तो अक्सर समय से घर वापस नहीं आता था, 2-2, 3-3 दिन गायब रहता था। कभी किसी काम का बहाना बनाता तो कभी शहर से बाहर जाने की बात करता। उसकी इन हरकतों के चलते उसकी पत्नी को शक हो गया। एक दिन गाड़ी घर पर थी और रामेंद्र उपाध्याय बाहर था, तो उसकी पत्नी ने मैकेनिक को बुलाकर उसकी गाड़ी में GPS लगवा दिया। GPS को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया। उसके बाद सीधे नज़र रखने लगी। जब भी वो बाहर जाता, घर पर आकर कहीं जाने की बात कहता, तो पत्नी सारी सच्चाई उसके सामने बता देती कि गाड़ी कहाँ कहाँ गई है। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक दिन पत्नी को पता चल गया कि वो युवती से मिलने के लिए क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में गया है। पत्नी ने पीछा करके उसे पकड़ लिया। तब उसने माफ़ी मांगी और मामले की दबाने की कोशिश की। बात बढ़ी तो उपाध्याय ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रेया को ही ठिकाने लगा दिया। उपाध्याय की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी सदमे में है। पुलिस को इस घटना का खुलासा करने के लिए जो क्लू मिला था वो फ्रॉक से था, जिस फ्रॉक को श्रेया ने पहना था। जिस शोरूम से ये फ्रॉक खरीदा गया था, पुलिस वहाँ जांच पड़ताल के लिए गई थी, तो पुलिस को पता लगा कि 8 फ्रॉक इस तरह के बिके हैं। उनमें से एक उपाध्याय ने खरीदा था और इसकी खरीदारी 3 सितंबर को हुई थी। CCTV कैमरे से भी इसकी पुष्टि हुई है। श्रेया के घर वालों के बारे में पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। इतना बताया जा रहा है कि नेपाली दूतावास से पुलिस संपर्क कर रही है, क्योंकि श्रेया नेपाल की निवासी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास के तमाम शहरों की खबरों को जानने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल। इसके अलावा आप युग करवट यूट्यूब चैनल की आँख नाक कान भी बन सकते हैं। आप खुद में अपने रिपोर्टर बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई अच्छी घटना, कोई ऐसी चीज़, ऐसी घटना हो रही है कि जिसको शहर को जानना चाहिए, दुनिया को जानना चाहिए, देश को जानना चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पे ये वीडियो भेज सकते हैं। उसकी जानकारी हमसे साझा कर सकते हैं। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।